हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रवीना अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बाबा के पास आती है और अपने बाबा से कहती है, बाबा, मैं मोहन से शादी नहीं करूंगी। पर क्यों बिटिया? तू तो जानती है कि बहुत मुश्किल से रिश्ता मिला है जिसने तेरा रंग रूप नहीं देखा है। आखिर तू इस रिश्ते को क्यों ठुकरा रही है? बाबा, मैं काली हूँ और मोहन गोरा है, बस इसलिए लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। किसने बोला है बिटिया? मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं? बाबा, आप तो जानते हैं ना कि मेरे पास जादुई दिमाग है। मैं लोगों के मन की बात समझ सकती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। हाँ, मेरा बच्चा, मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तेरा जादुई दिमाग बहुत तेज है। साथ ही मैं अपने इस जादुई दिमाग की वजह से सभी की मदद करती हूँ, पर फिर भी सब मुझे ऐसे ही कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम ज्यादा सोच रही हो। खैर, इन सबको छोड़ो और चलो चलकर खाना खा लो। रवीना अब अपने बाबा के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। समय गुजरता है और रवीना की शादी की डेट करीब आ रही थी। ऐसे ही एक दिन रवीना की चौखट पर एक बूढ़ी औरत आती है जो रवीना को पुकार लगाते हुए बोलती है, कोई है क्या? मदद कर दो मेरी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर रवीना अपने घर की चौखट पर आती है, जहाँ वो देखती है कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत जो कि एक लाठी द्वारा खड़ी थी। उसको देखकर रवीना उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी, आप कौन हैं? और इस तरह मेरे दरवाजे पर खड़ी होकर आप मुझे आवाज क्यों लगा रही हैं? बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ और मेरे बहू बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। कुछ खाने को है तो कुछ दे दे बेटा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर रवीना अपनी आंखें बंद करती है और उसको पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत झूठ नहीं बोल रही। ये जानने के बाद रवीना उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी, आप अंदर आइए, मैं आपको अभी खाने को देती हूँ। रवीना उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आती है, जिसके बाद रवीना रसोई घर में जाती है और सामने एक खाली थाली रख देती है। जिसके बाद अपनी आंखें बंद करके वो अपने दिमाग में बहुत सारे खाने के बारे में सोचती है और अचानक ही वो सारा खाना उस प्लेट में आता है। उस खाने को लेकर अब रवीना उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और उसे खाना देते हुए कहती है, अम्मा जी, ये लीजिए खाना। अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे बता देना। प्लेट में इतना सारा खाना देखकर वो बूढ़ी अम्मा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उस खाने को खाकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी रवीना उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी, आपने पेट भर खाना तो खा लिया, पर जैसा आपने कहा कि आपके बहू बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, तो आप रहेंगी कहाँ? बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी भीख मांग कर खा लूंगी, जैसे आज खाया है। और रही रहने की बात, तो मैं कहीं भी अपनी एक कुटिया बना कर रह लूंगी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर रवीना एक बार फिर अपनी आंखें बंद करती है और पास में ही एक कुटिया के बारे में सोचती है और बोलती है, अम्मा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको एक कुटिया दिखेगी, वो मेरी है, आप उसमें आराम से रह सकती हैं। रवीना की बात सुनकर बूढ़ी औरत उसे आशीर्वाद देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। देखते ही देखते रवीना और मोहन की शादी होती है। शादी के बाद आज रवीना की पहली रसोई थी। उसको रसोई के बारे में कुछ पता नहीं था। अब जैसे ही रवीना अपने किचन में जाती है, तभी उसकी जेठानी नेहा रवीना के पास आती है और उससे कहती है, रवीना, तुम अपनी पहली रसोई करने के लिए किचन में तो आ गई, पर क्या तुमने एक बार भी माँ जी से पूछा कि तुम्हें अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है? माफ करना नेहा दी, पर मैं तो भूल ही गई थी। मेरे दिमाग से तो ये बात निकल ही गई थी। आप यहीं पर रुको, मैं अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ। इतना बोलकर रवीना अपनी सास के पास चली जाती है और इसी बीच नेहा बड़ी चालाकी से भरा सिलेंडर हटाकर खाली सिलेंडर लगा देती है और जरूरत की कुछ चीजें भी किचन से गायब कर देती है, क्योंकि नेहा काफी गोरी थी। साथ ही उसके ससुराल में कोई काला नहीं था सिवाय रवीना के, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी। वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसीलिए ही उसने उसके साथ ये सब किया था। कुछ देर बाद जब रवीना किचन में आती है तो वो नेहा से कहती है, नेहा दीदी, मैंने माँ जी से पूछ लिया है कि आज मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है, पर ये मेरी पहली रसोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रसोई में क्या चीज कहाँ रखी है? अगर आप मेरी मदद कर देती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता।
रवीना, मैं तुम्हारी मदद तो कर देती, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर माँ जी को पता चल गया कि मैंने तुम्हारी मदद करी है तो वो मुझ पर बहुत नाराज होंगी। और वैसे भी अब तुम इस घर की छोटी बहू हो और इसलिए तुम्हें अकेले ही इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठानी होगी और अपनी पहली रसोई भी। सॉरी रवीना, तुम्हारी मदद ना करने के लिए। अब देखती हूँ कि ये कल्लो इस घर का अहम हिस्सा कैसे बनती है। पता नहीं माँ जी ने इसमें ऐसा क्या देख लिया कि देवर जी की शादी इससे करवा दी। नेहा मन में ये सारी बातें सोचकर वहाँ से चली जाती है, पर ये सब कुछ रवीना नेहा के मन की बातें सुन लेती है, लेकिन वो अपनी जेठानी से कुछ नहीं बोलती। अब जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि भरे सिलेंडर की जगह खाली सिलेंडर लगा है, साथ ही कुछ जरूरी सामान भी गायब है। पर फिर भी रवीना हार नहीं मानती और अपनी आंखें बंद करके एक बार फिर नए नए पकवान के बारे में सोचती है। जैसे ही वो आंखें बंद करके उन पकवानों के बारे में सोचती है, वैसे ही वो सभी पकवान उसके सामने आते हैं। और थोड़ी देर बाद जब सभी घर वाले एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी रवीना सबको खाना परोसती है। सभी के सामने खाना देखकर नेहा खुद से कहती है, ये खाना कैसे बना सकती है? मैंने तो सब कुछ छुपा कर रख दिया था। नेहा खुद से ये बोल ही रही थी कि तभी नेहा का जवाब देते हुए रवीना कहती है, दीदी, मैंने खाना अपनी शक्तियों से बनाया है। मैं जानती हूँ आपने जरूरत की सारी चीजें छुपा दी थी, ये सोचकर कि मैं कुछ बना नहीं पाऊंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम पागल हो चुकी हो क्या? हे भगवान, इसको ये सारी बातें कैसे पता? दीदी, मैं आपके मन की बातें सुन सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक खास तरह की शक्ति है जिससे मैं आपके मन की चीजों को काफी अच्छे से सुन सकती हूँ। रवीना के मुंह से शक्तियों का नाम सुनते ही वहाँ सभी बैठे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और रवीना की बातें सुनकर नेहा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप अपने घर के लिए बहू लेकर आई हैं या फिर कोई डायन? देख रही हो ना कैसे ये मेरे मन की बातें पढ़ रही है। हाँ बहू, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा, पर एक मिनट तो ये बताना, तूने रवीना बहू के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ये कल्लो जरा भी पसंद नहीं है माँ जी। न जाने आपने इसमें ऐसा क्या देख लिया जो आपने इसकी शादी देवर जी से करवा दी। दीदी, जरूरी नहीं कि हर काले इंसान का दिल भी काला हो। मैं काली बेशक हूँ, पर मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। बहू तू सच बताना, तू एक टोटका करने वाली है ना? नहीं माँ जी, मेरे पास जादुई दिमाग है और मैं अपने इस जादुई दिमाग से कुछ भी सोचती हूँ तो वो सामने प्रकट हो जाता है। और साथ ही मुझे ये भी पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, उसकी नीयत क्या है। मुझे नेहा दीदी के बारे में पहले से ही पता चल गया था, पर मैंने नेहा दीदी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं यहाँ रिश्ते निभाने आई हूँ, ना कि तोड़ने। जादुई दिमाग? भला आज के जमाने में जादुई दिमाग होता है क्या? और अगर होता भी है तो तू कैसे? मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि ये जादुई दिमाग मुझ में बचपन से ही है। बहू का जादुई दिमाग देखकर रवीना की सास रवीना को उसके जादुई दिमाग के साथ अपनाती है, जिसके बाद रवीना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां काफी अच्छे से संभालती है। साथ ही अब नेहा को भी उसके काले रंग से कोई ऐतराज नहीं था। इशिका अपने बाथरूम में नहाने जाती है, जहां पानी गिरा होने की वजह से वो जोर से धम करके फर्श पे गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ सुषमा भागी भागी आती है और अपनी बेटी को ऐसे बाथरूम में फर्श पर पड़ा देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ, नीचे क्यों लेटी है? मैं साफ कर चुकी हूँ बाथरूम, अब तू क्यों कर रही है? माँ देख तो लो, मैं फर्श साफ नहीं कर रही बल्कि गिर गई हूँ। अरे दर्द हो रहा है मुझे। हे राम, उठा लो मुझे। अब तुझे गिरी हुई को उठाने भगवान राम तो नहीं आएंगे, मुझे ही करना होगा ये। और वैसे तो दिखती है बहुत पतली सी, वजन तो तेरा 70-80 किलो होगा। यार मॉम, आपको भी यही टाइम मिला है क्या मेरा वजन नापने का? अरे खड़े खड़े मेरी फिरकी ले रही हो, ये नहीं है कि अपनी बेटी की मदद कर दो। सुषमा इशिका को उठाकर उसके कमरे के बेड पर लिटा देती है, जिसके बाद वो आगे बोलती है, अब बता, तू गिर कैसे गई? नाच रही थी क्या अंदर? हाँ, मुझे सुबह सुबह कोई काम तो है नहीं, इसीलिए नाच रही थी। अरे नहाने गई थी बाथरूम में, वहाँ पर पूरे फर्श पे पानी बिखरा हुआ था, गिर गई मैं। मैंने तो तेरा बाथरूम खुद साफ किया था, फिर पानी कैसे हुआ? रुक, देख कर आती हूँ। सुषमा बाथरूम में जाती है तो वहाँ उसको बाथरूम में नल खुला दिखता है। वो नल को बंद करती है, पर फिर भी पानी गिरना बंद नहीं होता। तभी वो संभलते हुए बाहर आकर बोलती है,
तेरे बाथरूम का नल लीक हो गया था, इसलिए तू पानी पानी हो गई। वैसे नल लीक कैसे हुआ? तूने खुला तो नहीं छोड़ दिया था कल? क्या माँ, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है और आपको पता है ना, मुझे अपने बाथरूम के अलावा कोई बाथरूम पसंद नहीं है, इसलिए आप उसे जल्दी से ठीक करवाओ। ठीक है, मैं आज ही बुला लूंगी प्लम्बर को। तू आराम कर, अब वैसे भी कॉलेज जाने लायक तो तू बची नहीं है। सुषमा इशिका के कमरे से बाहर आकर प्लम्बर वाले की शॉप पर कॉल करके आने को बोलती है, जिसके बाद वो अपने घर के कामों में मगन हो जाती है। कुछ ही देर में घर की डोरबेल बजने पर सुषमा दरवाजा खोलने जाती है और सामने एक नौजवान लड़के को देखकर बोलती है, वो बेटा इशिका आज कॉलेज नहीं जाएगी, उसकी तबीयत खराब है, तुम कल आना। वैसे तो शायद वो कल भी जाने लायक ना हो, पर फिर भी तुम एक बार आकर पता कर लेना। पर मैं कल क्यों आऊँ? मुझे तो आज आने के लिए कॉल किया गया था। हाँ तो वो गिर गई ना, और गीली भी हो गई। ऊपर से गिरने की वजह से उसके हाथ पैर भी टूट गए, इसलिए बोल रही हूँ बेटा कि कल आना। अरे तो आप चिंता मत करो, उसको सुखाकर जोड़ने का काम मुझे अच्छे से आता है, और तो और मैं गीले में भी उसको पकड़ के काम कर सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे सामने मेरी बेटी के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, शर्म नहीं आती? इशिका भी ना कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं। एक मिनट, मैं किसी का कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं तो प्लम्बर हूँ, प्लम्बर, और यहाँ नल ठीक करने आया हूँ। क्या? ओह सॉरी बेटा, इतने नौजवान लड़के को देखकर मुझे लगा मेरी बेटी का कोई कॉलेज दोस्त है। अच्छा आओ अंदर आओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम विवेक है। बहुत अच्छा नाम है बेटा। चलो आओ, मैं तुमको दिखा देती हूँ कौन सा नल लीक हो रहा है, फिर तुम उसको ठीक कर देना। सुषमा विवेक को इशिका के बाथरूम में लीक हुए नल के पास लेकर जाती है और बोलती है, बेटा यही नल लीक हो रहा है, इसकी वजह से आज सुबह मेरी बेटी फिसल गई। क्यों, वो नल पे चढ़कर करतब करती है क्या? अरे बेटा बड़े मजाकिया हो, वो ना पानी होने की वजह से गिर गई थी। अच्छा तुम इसको ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। सुषमा उसको बाथरूम में छोड़कर रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। विवेक भी अपने कामों में लग जाता है। कुछ ही देर में इशिका की आँख खुलती है। वो ये भूल जाती है कि बाथरूम में गिरने के कारण उसको चोट लगी थी, इसीलिए वो बड़े ही आराम से उठती है और अपने कपड़ों को उतारकर वो शावर ड्रेस को पहन लेती है। फिर वो आधी कच्ची नींद में उठकर बाथरूम में जाती है और वहाँ पानी गिरा होने के कारण वो एक बार फिर से गिरती है, लेकिन इस बार वो प्लम्बर विवेक के ऊपर जाकर गिरती है, जिसके कारण दोनों की आंखें एक दूसरे को बेहद करीब से देख रही होती हैं। तभी वो होश को संभालते हुए बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मेरे बाथरूम में आने की? वो मैं। विवेक कुछ बोलता इससे पहले ही सुषमा वहाँ आकर बोलती है, क्या है तेरा ये लाउडस्पीकर कभी बंद होगा या नहीं? जब देखो तब फटे ढोल की तरह बजती रहती है, क्यों चिल्ला रही है इस बेचारे पर? आपका ये बेचारा कौन है और ये मेरे बाथरूम में क्या कर रहा है? तेरी माँ को भगाने आया है, बेवकूफ औलाद। सुबह जब मुंह के बल गिरी थी इस बाथरूम में, तब तूने क्या बोला था कि प्लम्बर को बुला लेना नल ठीक करा लेने के लिए, तो ये वही प्लम्बर है। क्या ये प्लम्बर है? अरे अगर प्लम्बर इतने हॉट और सेक्सी होते हैं ना, तो मैं तो रोज ही नल लीक कर दूं। अब उसको काम करने दे, और नहाना है तो अभी के लिए मेरे बाथरूम में नहा ले। नहीं जी, मेरा बाथरूम अभी ठीक हो जाएगा। क्यों, हो जाएगा ना? हाँ अभी हो जाएगा, बस 10 मिनट में। ठीक है बेटा। सुषमा वापस अपने कामों में लग जाती है और इशिका बाथरूम में खड़ी होकर विवेक को घूर रही होती है। विवेक नल ठीक कर देता है, लेकिन उसकी और इशिका की इशारों की बात ने उसके दिल के नल के कनेक्शन को इशिका की दिल की टंकी से जोड़ लिया था। इसके बाद विवेक और इशिका उस दिन के बाद से रोज मिलने लगे और वो उसको कॉलेज छोड़ने और लेने जाया करता। कब एक प्लम्बर ने इशिका का दिल चुरा लिया, उसको ये पता ही नहीं लगा। ऐसे ही एक दिन जब विवेक फाइनली इशिका को प्रपोज करने के लिए पार्क में बुलाता है, तो वो वहाँ आकर उससे बोलती है, क्या हुआ विवेक, यहाँ क्यों बुलाया है? कितनी गर्मी है यहाँ पर। वो इशिका जी, मुझे ना आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलिए ना, मैं तो आप ही को सुनने आई हूँ। वो क्या है, जब से मैंने आपके बाथरूम का नल जोड़ा है, तब से मेरे दिल की पाइपलाइन भी बस आपकी दिल की टंकी से जुड़ गई है, और अब ये कनेक्शन लाइफ टाइम के लिए जुड़ा रहे, बस यही चाहता हूँ।
कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन मजा बहुत आया सुनने में। और इतना भी जान गई हूँ कि आप मुझे आई लव यू बोल रहे हो। देखा, यही है दिल से दिल का कनेक्शन। तो अब आप बताइए कि क्या आप इस टेम्परेरी कनेक्शन को परमानेंट करने के लिए तैयार हैं? जी मैं तो रेडी हूँ। चलिए ये खुशखबरी माँ को देते हैं। इशिका और विवेक दोनों घर आकर सुषमा को अपने प्यार के बारे में बताते हैं, जिस पर वो उनसे बोलती है, नहीं, ये प्यार मुझे मंजूर नहीं है। तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। पर क्यों माँ? आखिर विवेक में कमी क्या है? नल और दिल दोनों बड़े अच्छे से जोड़ता है। बेटी, यही तो दिक्कत है। हमारे घर आया था नल ठीक करने, तेरे से दिल जोड़ लिया। कहीं और जाएगा तो उससे भी जोड़ लेगा। मेरी बेटी, तू तो एक पुराना कनेक्शन बन के रह जाएगी। आंटी जी, आप चिंता मत करिए। मेरे दिल से इशिका जी के दिल के कनेक्शन का पेच इतना जोर से कसा है ना कि उसमें ना तो कोई लीकेज होगी, ना ही कनेक्शन के पेच ढीले होंगे। भले ही जितना जंग लग जाए, पर मेरे और इशिका जी के कनेक्शन का जोड़ जिंदगी भर मजबूत रहेगा। हाँ माँ, विवेक बहुत अच्छा लड़का है। ना मेरा भरोसा तोड़ेगा और ना कनेक्शन। ठीक है, अब तू इतना बोल रही है तो मैं तेरी शादी के लिए तैयार हूँ। पर आगे तुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तेरे और उसके रिश्ते में किसी तरह की कोई जंग ना लगे। सुषमा की रजामंदी के बाद विवेक और इशिका शादी के बेजोड़ कनेक्शन से जुड़ जाते हैं और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।